एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। आर्टिकल 30 को डिस्कस करते हैं हम लोग। ब्रॉडर कैटेगरी आप कृपया मत भूलना। आर्टिकल 29 एंड 30 टुगेदर दे मेक पार्ट ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो कि एक फंडामेंटल राइट है। 29 हमने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देख लिया। अब बात करते हैं आर्टिकल 30 की। आर्टिकल 30 का जो टेक्स्ट और जो टोन है दोस्तों, वो कुछ इस प्रकार से है। राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, उनको एक अधिकार मिल रखा है हमारे देश के अंदर कि वो खोल भी सकते हैं और एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। अपने हिसाब से रेगुलेशन चलेगी उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को जो उन्होंने खोले हुए हैं, जिनको वो एडमिनिस्टर करते हैं। अपने हिसाब से दे कैन मैनेज ऑल द थिंग। किसी की किंतु परंतु किसी की रोक टोक नहीं सहन करी जाएगी। संविधान निर्माताओं ने इनको ये अधिकार दे रखे हैं। किन की बात हो रही है यहाँ पर? माइनॉरिटीज की। आर्टिकल 30, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये काम फिर कोई और नहीं कर सकता। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था, जब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं माइनॉरिटीज की, तो सिर्फ हमें कॉमनली अजम्पशन जो हमारी होती है माइनॉरिटी जिनकी जनसंख्या कम है, ये वो है, यहाँ पर ऐसा नहीं समझना है। हमें सेक्शन ऑफ सिटीजन को समझना है, जिसके अंदर माइनॉरिटीज एज वेल एज मेजोरिटी दोनों की बात होती है। ओके, अब बात करते हैं आर्टिकल 30 की। आर्टिकल 30 फॉलोइंग अधिकार देता है माइनॉरिटीज को, फिर चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटी हो या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो। एक बात इंपॉर्टेंट ये बताना चाहूंगा कि जो रिलीजियस माइनॉरिटी जो होते हैं, इनकी डिक्लेरेशन होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। ये कौन होंगे? हु विल कॉन्स्टिट्यूट एज रिलीजियस मेजोरिटी और माइनॉरिटी, एज वेल एज लिंग्विस्टिक मेजोरिटी एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कौन है, इसकी लिस्ट कंपाइलेशन का काम होता है स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पर क्या अधिकार मिल रखे हैं। नंबर 1, ऑल माइनॉरिटीज, सारे के जो माइनॉरिटीज हैं उनके पास एक अधिकार होना चाहिए कि वो इस्टेब्लिश कर सकें और एडमिनिस्टर कर सकें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अपनी चॉइस का। ठीक है, जैसा भी वो चाहे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या जो माइनॉरिटी जिस स्टेट से होगा, क्या वो उसी स्टेट में ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकता है? क्या वहीं खोलना होगा उसको? क्या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन? नॉट नेसेसरली, है ना। उसके बाद मतलब यहां पर कोई किंतु परंतु नहीं है। कुल मिलाकर हम 100 बात की एक बात बोले तो, है ना, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, राइट। उसके बाद द कंपनसेशन अमाउंट दैट इज फिक्स बाय द स्टेट। ठीक है, कि अगर किसी माइनॉरिटी अगर कोई भी प्रॉपर्टी है, अगर उसका कंपलसरी एक्विजिशन करा हुआ है स्टेट ने, नेशन स्टेट की यहाँ पर बात हो रही है, स्टेट गवर्नमेंट की भी आप बात कर सकते हो। अगर कोई भी सरकार ने अगर किसी भी ऐसी प्रॉपर्टी को कंपलसरी तरीके से एक्वायर कर रखा है जो कि एक माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे ही उनके कि तुम तो माइनॉरिटी हो, हम तुम्हारी प्रॉपर्टी ले रहे हैं और तुम्हें कुछ बदले में ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, ऐसा कुछ दादागिरी नहीं होगी। कंपनसेशन अमाउंट फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ अ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ध्यान से सुनना इसकी टोन। ये ऐसा ना करे, इट शेल नॉट रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द राइट गारंटीड टू देम। राइट क्या होता है? जैसे कि अगर मान लो ये एक्वायर नहीं कर रखा होता, अगर हमने माइनॉरिटीज को डिस्प्लेस कर रखा होता, तो डिस्प्लेस करने के बाद इनका अधिकार क्या है? राइट टू गेट वॉट? रिहेबिलिटेटेड, है ना। और रिहेबिलिटेशन में आपको एक लैंड भी मिलना चाहिए जो कि आपकी प्रॉपर्टी हो, प्लस सम कंपनसेशन अमाउंट। अगर हम लोग अगर उस मुद्दे की बात करते हैं कि इनको डिस्प्लेस कर दिया गया, लेकिन यहां पर अगर कंपलसरी तरीके से एक ऐसी प्रॉपर्टी एक्वायर करनी पड़ी सरकार को किसी भी वजह से, कोई मेट्रो का प्रोजेक्ट आ रहा है, कोई रेल का प्रोजेक्ट आ रहा है, जहां पर किसी माइनॉरिटी का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो फिर रिलीजियस माइनॉरिटी हो या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो, उनको जो राइट उनको दूसरे दिए गए हैं कंपनसेशन के लिए, उनसे वंचित नहीं रखा जाएगा, उनसे वो राइट नहीं छीने जाएंगे। ये प्रोविजन जनता पार्टी के टाइम पर 44th अमेंडमेंट एक्ट से इंक्लूड करी गई थी ऑफ 1978 के इस प्रकार से ज्यादा अच्छे तरीके से माइनॉरिटीज के जो अधिकार हैं उनको प्रोटेक्ट करा जा सकता है।
और ये वाला मुद्दा कब उठा था स्पेशली, जब राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट की लिस्ट से हटा दिया गया था अंडर आर्टिकल 31। और अब ये क्या है फंडामेंटल राइट, जल्दी बताओ। लीगल राइट, ये चीज़ आपको पता है ना मयूर, हमने इसमें याद है इनिशियल क्लासेस के अंदर हमने बात करी थी इसके बारे में, है ना। चैप्टर 2 3 से ही मैंने बता दिया था आप लोगों को, ये वाली बात है ना। वेरी गुड मेमोरी शाइनी, बिस्मे और मयूर, ठीक है। अब मैं एक बात बताता हूँ शाइनी, ये मुद्दा पता है क्या है। देखो, जब मौलिक अधिकारों की लिस्ट में से जब 7 फंडामेंटल राइट थे, तो सौगंधा जब राइट टू प्रॉपर्टी हट गया ना फंडामेंटल राइट की लिस्ट से, लोगों को बेचैनी बढ़ गई, चिंता हो गई कि जैसे केशवानंदा भारती की इतनी बड़ी प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली गई, ठीक है। या फिर जब इशू भी चल रहा था और भी प्रॉपर्टीज को एक्वायर करने का, जनरली हम लोग केशवानंदा भारती केस की बात जो करते हैं वो पॉपुलर केस है, बस इस वजह से आज तक सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कौन से केस में बैठी थी, सेम केशवानंदा भारती केस, है ना। इसकी बात हम उस लिहाज में कर लेते हैं, लेकिन सबका बीपी और बॉडी के अंदर O2 और CO2 ये ऊपर नीचे होने लगा कि यार ये तो मौलिक अधिकार रह ही नहीं गए। तो मयूर सबको ये लगा कल को भाई कोई भी प्रॉपर्टी छीन कर सरकार बोल दे कि यहाँ से मेट्रो प्रोजेक्ट बनाना है, रेलवे प्रोजेक्ट बनाना है, स्विमिंग पूल खोलना है, सरकारी स्कूल खोलना है, केंद्रीय विद्यालय खोलना है, और छीनते चली जाएगी ऐसे तो यहाँ पर ये चीज़ बोली गई, यहाँ पर ये चीज़ बोली गई कि नहीं, ऐसा नहीं करा जा सकता। आर्टिकल 30 जो है ना, अपार्ट फ्रॉम आर्टिकल 31 जो ये है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो हैं, ठीक है। यहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ की बात चल रही है, और माइनॉरिटीज़ का हमने एंगल देखा, माइनॉरिटीज़ क्या सिर्फ माइनॉरिटी ही है क्या अंडरस्टैंडिंग टर्म्स में, सो कॉल्ड माइनॉरिटीज़ की बात ही हो रही है क्या सिर्फ यहाँ पर, नहीं ना। कोई भी पर्सन ना, डज इट इंक्लूड मेजोरिटी ऑल्सो, यस, ठीक है। यहाँ पर सबको क्या लगा जब बिस्मे सबका मोरल डाउन हो गया ना, यार ऐसे तो कभी भी कहीं भी सरकार खुद ही चली आएगी और बोल देगी कि हम तुम्हारी प्रॉपर्टी ले रहे हो, यहाँ से भागते फिरो, नहीं। उनको जो कंपनसेशन अमाउंट जो मिलेगा वो प्रॉपर इस तरीके से मिलना चाहिए कि उनके जो अधिकार जो पुराने वाले एरियाज के अंदर थे, जितनी बड़ी ज़मीन थी, जितनी प्रॉपर्टी की वैल्यू थी, वो सारा अमाउंट और उतनी बड़ी हुई प्रॉपर्टी जहाँ पर नई जगह पर उनको जाकर रिहेबिलिटेट करवाया जा रहा है या कंपनसेशन जो अमाउंट दिया जा रहा है वो उनकी प्रॉपर्टी के इक्विवेलेंट होना चाहिए। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फायदा मिला था दिल्ली के नागरिकों को जब मेट्रो का प्रोजेक्ट यहाँ से शीला दीक्षित जी के टाइम पर पास हो रहा था, मयूर आपको याद होगा और ये चीज़ पता भी होगी। जिन जिनके घर जहाँ जहाँ से मेट्रो स्टेशंस बनाने की बात करी गई, पीछे पीछे खिसकाए गए, उनको बहुत अच्छा कंपनसेशन अमाउंट मिला था, है ना। ये चीज़ है डबल ट्रिपल। इन ग्रांटिंग एड, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मैनेज बाय अ माइनॉरिटी। कोई भी ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जिसको माइनॉरिटी मैनेज कर रही है, स्टेट उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। 10, जो प्रोटेक्शन दी गई है अंडर आर्टिकल 30, इट इज़ कन्फाइंड ओनली टू माइनॉरिटीज, जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हैं, जो रिलीजियस माइनॉरिटी हैं। ये वाली जो प्रोविजन है लाइक आर्टिकल 29, मैं डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, डेफिनेशन वाइज तो दोनों के दोनों, जब हम माइनॉरिटी बोल रहे हैं ना, तो इट डज नॉट मीन सो कॉल्ड माइनॉरिटी, इट मीन्स मेजोरिटी ऑल्सो, ओके। लेकिन एक चीज दोस्तों याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, 2 लाइन की स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन बन सकता है जिसका ऑप्शंस ऐसे बनाए जाते हैं, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 nor 2। यहां से देखना आप इसे, आर्टिकल 30 के अंदर सिर्फ स्पेसिफिक माइनॉरिटीज की बात ही करी गई है। अब ये वो परिभाषा नहीं है जो कि हम आर्टिकल 29 के अंतर्गत यूज करते हैं कि माइनॉरिटी यहां पर मेजोरिटी भी है, ठीक है, बिकॉज यहां पर आर्टिकल 29 की तरह इसकी इंटरप्रिटेशन नहीं है। लेकिन अब घुमा फिरा के गोबर करने वाली बात यही आ जाती है आशमा, जो हमने इतनी डिस्कशन करी, जो आर्टिकल 29 के बारे में पढ़ा, 30 के बारे में पढ़ा, अब मयूर सारा मूड ऑफ करने वाली बात ना इस लाइन में छुपी हुई है जो मैं बोलने जा रहा हूं, टर्म माइनॉरिटी हैज नोवेयर बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आशमा इतनी देर से क्या कर रहे थे, घंटा हिला रहे थे। लेकिन यहां से एक चीज निकल कर आती है, मैंने आपको एक चिट्ठा बनाने को बोला था ना, जिसमें याद है कि जिसके अंदर हम लोग एक ऐसी लिस्ट लिखेंगे, मैंने बोला था लक्ष्मीकांत से कि जो जो टर्म्स ये बता तो देता है, पहले डिस्क्राइब कर देता है, लेकिन उसके बाद बोलता है दिस इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कभी भी ये स्टेटमेंट शाइनी अगर आएगी ना, तो अगर बीच में कोई स्टेटमेंट ऐसी छुपी हुई है कि दिस इज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल दिस इज दिस,
तो वो ट्रैप होता है बहुत बड़ा। आपके पास ये लिस्ट अगर मौजूद है ना 20 से 27 वर्ड्स की कि ये चीज़ कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन नहीं करी गई है संविधान निर्माताओं के द्वारा, ये आपको एलिमिनेट करते करते राइट आंसर नहीं तो जिसके अंदर दो ऑप्शन है ये वहां तक आराम से ले जाएगा आपको, ये बहुत टाइम बचवा देगा ये वाला चिट्ठा। ठीक है सौगंधा, इसलिए इसको मेंटेन करके रखना। और प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं शाइनी एंड सौगंधा वो ज़रूर देखना लक्ष्मीकांत के, ठीक है। उसके अंदर मैंने स्ट्रेटजीज के बारे में भी बात करी हुई है बीच बीच में। ओके, इनिशियल ड्राफ्टिंग बोल लो या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बोल लो, वहां पर ये टर्म नहीं है। पूरे संविधान की किताब में आपको माइनॉरिटी टर्म मिलेगी ही नहीं। और आशमा ये देख रहे हो कितना कुछ डिस्क्राइब करवा गया हमारा 1 घंटे से। राइट अंडर आर्टिकल 30 इट ऑल्सो इंक्लूड्स राइट ऑफ अ माइनॉरिटी कि वो ना बच्चों को अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वो शिक्षा दे पाएं, वो तालीम दे पाएं जो कि वो अपनी भाषा में देना चाहते हैं। ठीक है, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं दोस्तों हमारे देश में वो 3 प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन ना आपको मयूर एमपीपीएससी के अंदर डायरेक्टली मेंस के अंदर देखने को मिल सकता है, जहां पर 3 और 5 नंबर के मेंस होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हमारे देश में कौन से हैं, राइट अ नोट ऑन देम। उधर क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। ठीक है, अब नंबर 1, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिनको स्टेट के द्वारा रिकॉग्निशन भी मिलती है एज वेल एज वो स्टेट से मिलने वाले एड एंड फंडिंग पे चल रहे हैं। 2 चीजें हैं दोस्तों यहाँ पर, रिकॉग्निशन भी मिली, मान्यता वैसे भी नहीं मिलेगी तो इलीगल माना जाएगा। यूपीएससी में जब आप फॉर्म फिल करते हो तो वहां पर आता है ना कि अगर आप ग्रेजुएट हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज से, है ना, तो यू आर एप्लीकेबल फॉर फिलिंग द फॉर्म ऑफ यूपीएससी। ठीक है, अब आप घर पे ही बैठ के आशमा अपनी डिग्री बना लो, मैं उपल यूनिवर्सिटी से पास आउट हूं, तो ये कोई यूनिवर्सिटी है क्या? स्टेट ने रिकॉग्नाइज कर रखा है इस यूनिवर्सिटी को? बस ये चीज है। ठीक है, तो आशमा फ्रॉड घर पे करना लेकिन यहां नहीं। ठीक है, उसके बाद ऐसे इंस्टीट्यूशंस दैट सीक ओनली रिकॉग्निशन फ्रॉम द स्टेट एंड नॉट एड, दोनों चीज अलाउड है। सिर्फ उन्होंने मान्यता ले ली, ठीक है, लेकिन मदद नहीं ली। उसके बाद माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस क्या हैं? इंस्टीट्यूशंस ना ही जिनको मान्यता प्राप्त है स्टेट से, ना ही उनको मदद मिलती है किसी प्रकार से स्टेट से। डेविएट मत होना, आप कहोगे तीसरी कैटेगरी बड़ी वाहियात है। मैंने यूपीएससी के कंटेक्स्ट में आपको पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट समझाई है, रिकॉग्निशन तो चाहिए पड़ेगी। लेकिन मान लो अगर आप यहां से पढ़े हो तीसरी कैटेगरी से मयूर, तो क्या आप यूपीएससी में फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो या स्टेट पीएससी वगैरह में? शाइनी बताओ क्यों? यहां पर सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? रिकॉग्निशन। और यूपीएससी के फॉर्म में क्या साफ तरीके से लिखा रहता है? ये क्या जो गाइडलाइंस होती हैं हर जगह, सिर्फ यूपीएससी नहीं, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, है ना। हम कैसे मान लें आशावाद वो ग्रेजुएट है कि नहीं? तो उसके लिए हमें रिकॉग्निशन दिखानी पड़ती है अपनी एफिलिएटेड कॉलेज और यूनिवर्सिटी की। अब ध्यान से सुनना आगे इसकी इंटरप्रिटेशन, बिल्कुल ठंडे दिमाग से सुनो। जो इंस्टीट्यूशंस है ना दोस्तों, पहली कैटेगरी और ये सेकंड कैटेगरी के, यानी कि जिनको रिकॉग्निशन मिलती है और पैसे भी मिलते हैं, जिनको सिर्फ रिकॉग्निशन मिलती है लेकिन पैसे नहीं मिलते हैं। फर्स्ट और सेकेंड टाइप दे आर सब्जेक्टेड टू द रेगुलेटरी पावर ऑफ द स्टेट। क्यों भैया? जो तुम्हें पैसे या रिकॉग्निशन दे रहा है ना उसकी कुछ तो चलेगी तुम्हारे ऊपर। अब किस चीज में चलती है, कर क्या सकती है स्टेट यहां पर, सरकार यहां पर? सिलेबस प्रिस्क्राइब। डीयू का जैसे ऑलमोस्ट सबका कॉमन सिलेबस होता है मयूर, नहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी का, है ना। स्टेट और उनका बोर्ड पूरा डिटरमाइन करता है सिलेबस जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का, राइट मयूर? और उनके पास अधिकार भी है। जामिया मिलिया इस्लामिया बहुत आगे निकल चुका है बच्चों की प्रिपरेशन करवाने के लिए इन टर्म्स ऑफ यूपीएससी। बहुत सिलेक्शंस होते हैं मेंस, मतलब जो बच्चे प्रीलिम्स के वो क्लियर कर लेते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है वहाँ पर। और अगर आप पढ़े लिखे वो ना, मतलब अच्छे से अगर आप उनका एंट्रेंस वगैरह पास कर लेते हो, आपको हॉस्टल रूम, मंथली के पैसे वगैरह सारी चीज़ें फ्री वो करवा कर तब तक आपका हाथ थामे रखते हैं जब तक आपका सिलेक्शन पूरी तरीके से ना हो जाए। एंड देयर आर वास्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि एक ही संस्था से निकलकर
एक ही इंस्टीट्यूशन से निकलकर ओवरऑल अपना नाम यूपीएससी की फाइनल पीडीएफ लिस्ट में देखते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया का रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो गया, काबिल तारीफ। जानते होगे आप मयूर आशिम, आप लोग सब, है ना। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है ट्रू आईएएस को छोड़ के चले जाओ। उसके बाद अच्छा, एकेडमिक एकेडमिक स्टैंडर्ड्स डिटरमाइन हो सकते हैं। डिसिप्लिन क्या होगा, सैनिटेशन फैसिलिटीज, जो स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ है, उसके लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट टर्म्स पे एंड सो ऑन। लेकिन जो थर्ड तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं ना, वो कंप्लीटली फ्री हैं टू एडमिनिस्टर देयर अफेयर्स, बट अंदर ये नहीं कि मतलब वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नाम ने रिकॉग्निशन ली है ना, स्टेट से पैसा लिया है, हम तो यहाँ पर भाई नचवाएंगे शीला की जवानी, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। दे आर सब्जेक्ट टू ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉज लाइक कॉन्ट्रैक्ट लॉ, लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ, टैक्स लॉ और इकोनॉमिक रेगुलेशन वगैरह, ये सब पालन करना पड़ेगा उनको। अर्पित, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कुछ टाइम का वेट करो, आपको अपने सवाल का जवाब मिलेगा कि कुछ मदरसा वगैरह जो हैं यूपी के अंदर वो रिकॉग्नाइज नहीं है, कहीं से कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन वो फिर भी ऑपरेट कैसे कर रहे हैं, स्टेट उनसे क्यों कुछ नहीं कहता। दिस इज योर आंसर ऑफ थर्ड कैटेगरी। अर्पित समझ में आया, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों 2007 के अंदर एक जजमेंट डिलीवर करी थी। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस था, सेक्रेटरी ऑफ मलनकारा सीरियन कैथलिक कॉलेज केस, 2007 का एक केस है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जनरल प्रिंसिपल्स की जो कि रिलेटेड थे माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की इस्टेब्लिशमेंट और एडमिशन से रिलेटेड, उसकी कुछ पॉइंट्स को समराइज करा था प्रॉपर तरीके से। जो केस था वो था, मैं आपको दिखा देता हूँ उसका नाम, ये दोस्तों, सेक्रेटरी ऑफ मलनकारा सीरियन कैथलिक कॉलेज वर्सेस टी जोस केस 2007। किन पॉइंट्स को समराइज करा था सुप्रीम कोर्ट ने, देखते हैं जरा। आपको जब भी माइनॉरिटीज के राइट्स लिखने हो इन टर्म्स ऑफ इस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अपनी चॉइस के रिगार्डिंग, तो आप इन रूल्स को कोट कर सकते हो, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद उसकी भाषा है जो कोट करा था, और इस केस को लिखकर इसके बारे में एक हिंट देकर अपने एग्जाम में एग्जामिनर से आप ज़्यादा मार्क्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, बिकॉज ये आपके दिए हुए पॉइंट्स नहीं होंगे, आप किसी केस के बेसिस पर वो चीज़ें लिख रहे हो जहां पर आप कल्चरल एजुकेशनल राइट्स में आर्टिकल 30 को अच्छे से वेटेज देकर अपना आंसर लिख रहे हो, तो आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि आप बंदूक जो चला रहे हो वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आए हुए केस, और उस केस के परिणाम तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ जनरल प्रिंसिपल्स को समराइज जो करा गया, उसके तहत आप अपनी बंदूक चला रहे हो किसी और के कंधे पे रखकर, ठीक है। तो ये आपके आंसर में वजन डाल देता है ऐसी चीज़ें। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, नंबर 1 पॉइंट, जो राइट्स हैं माइनॉरिटीज़ के, जो उनके अधिकार हैं इस्टेब्लिश करना और एडमिशन करना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अपनी चॉइस के रिगार्डिंग, उसके अंदर राइट्स क्या होते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को डिफाइन कर दिया। ये ज़रूरी इसलिए भी था क्योंकि देखो सुप्रीम कोर्ट के ये भी लगा था इस केस के अंदर, सबसे बड़ी बात कि माइनॉरिटी जैसा कोई जो शब्द है वो संविधान में डिफाइंड ही नहीं है, तो कम से कम इनके राइट्स को तो डिफाइन कर दिया जाए, जो अभी तक कुछ नहीं, क्योंकि इसकी इंटरप्रिटेशन ना कोई कुछ भी ले आता था कोर्ट के सामने। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला हम सारी चीज़ों को एक जगह कंसोलिडेट करते हैं, वाइंड अप करते हैं, और हम बताते हैं इसकी इलेबोरेटिव वे में कुछ जो चीज़ें जो कि इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ओवरऑल प्रिंसिपल्स को हम इसको समराइज वे में बताएंगे, ठीक है। देखते हैं इसको, तो क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने इस कंटेक्स्ट में कि क्या राइट्स हैं माइनॉरिटीज़ के पास जो कि अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और एडमिनिस्टर करना चाहते हैं। नंबर 1, 3 अधिकार हैं उनके पास बेसिकली, वो अपनी गवर्निंग बॉडी को चूज कर सकते हैं। इन केस ऑफ क्या है गवर्निंग बॉडी, फाउंडर्स का नाम, ठीक है। जो फाउंडर जो हैं दे हैव फेथ एंड कॉन्फिडेंस कि किस हिसाब से वो अपने इस इंस्टीट्यूशन को जो उन्होंने इस्टेब्लिश करा है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, वो उसको कंडक्ट कैसे करेंगे, मैनेज कैसे करेंगे, उस इंस्टीट्यूशन में जो भी चीज़ होंगी, जो भी अफेयर्स चल रहे होंगे। और ये याद रखना, ये चीज़ मैं मार्क कर देता हूँ ग्रीन कलर से, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है दोस्तों, कोई वो नहीं है, कोई जिम खाना या स्विमिंग पूल नहीं है, या कोई
फालतू के इंस्टीट्यूशंस की यहाँ पर बात नहीं चल रही है। तो उसके अफेयर्स की रेगुलेशन की बात यहाँ पर चल रही है। दूसरा, टीचिंग स्टाफ को अपॉइंट करना, फिर चाहे वो टीचर्स हों, लेक्चरर्स हों, ठीक है, मास्टर्स हों, प्रिंसिपल्स हों, एज वेल एज नॉन टीचिंग स्टाफ हो, ठीक है, और उनके खिलाफ एक्शन भी लेना, उनके खिलाफ एक्शन भी लेना अगर वो अपनी ड्यूटी जो है वो फुलफिल नहीं करते हैं तो उनको निकालना और उनको भर्ती करने का अधिकार भी ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का और उसकी गवर्निंग बॉडी का है। तीसरा, ठीक है, 4 राइट्स हैं बेसिकली इसके। तीसरा, टू एडमिट एलिजिबल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस, और वो एक रीजनेबल फीस स्ट्रक्चर भी अपने हिसाब से जैसा कि उनको लगता है वो उसको सेट कर सकते हैं। फिर टू यूज इट्स प्रॉपर्टीज एंड एसेट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, अपनी जो भी प्रॉपर्टीज है या जो भी है उसको जिस हिसाब से वो यूज करना चाहे इंस्टीट्यूशंस के बेनिफिट के अंदर तो वो कर सकते हैं। मान लो कि एक बगल में उनकी एक प्रॉपर्टी एक और पड़ी हुई है और वहां पर वो उसको एक काइंड ऑफ एफिलिएटेड उसके साथ एक यूनिवर्सिटी या कोई लाइब्रेरी या कुछ भी वो खोलना चाहते हैं जो कि इंस्टीट्यूशंस और उसके अंदर भर्ती हुए स्टूडेंट्स के बेनिफिट में होगा, तो वो ऐसा कर सकते हैं। ये 4 अधिकार हैं बेसिक तरीके से जो पहले रूल के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने समझा है। उसके बाद बात करते हैं दूसरे एस्पेक्ट की, दूसरे अधिकार की। जो राइट जो दिया गया है माइनॉरिटीज को आर्टिकल 30 के अंतर्गत, ठीक है, इट इज ओनली टू एंश्योर इक्वालिटी विद द मेजोरिटी। और ऐसा नहीं है कि हम माइनॉरिटीज को, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर करा कि इनको राइट देने का मतलब ये नहीं है कि इनके ऊपर कोई सवाल जवाब या आरोप उठाने लगे कि मयूर ये कॉलेज में आए कि तू तो बड़े राइट एंजॉय कर लेकर आया, अब तू आ बेटा मिल जरा कैंटीन में, जरा बरसाओ इसके ऊपर कोड़े लोहे के। इनके खिलाफ मतलब कोई आरोप इसलिए कोई नहीं लगा सकता क्योंकि ये जो राइट्स इनको दिए गए हैं ये इनकी रिलीजियस माइनॉरिटी के नेचर को देखते हुए या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के नेचर को देखते हुए इनको दिए जा रहे हैं। ये किसी भी तरीके से माइनॉरिटी को ज्यादा एडवांटेजियस पोजीशन में विद रिस्पेक्ट टू मेजोरिटी, विजा वाई का मतलब होता है, इसको प्रोनाउंस करते हैं दोस्तों जिसको नहीं पता, विजा वाई, और विजा वाई का मतलब होता है इन कंपैरिजन टू। मैं लिख देता हूं यहां पर ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे, इन कंपैरिजन टू मतलब इसकी तुलना में। ऐसा नहीं है कि मेजोरिटी की तुलना में माइनॉरिटीज को कोई भी एडवांटेजियस पोजीशन मिल जाती है। उसके बाद देयर इज नो रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ माइनॉरिटीज, कोई भी इनको फेवर या ज्यादा राइट्स या किसी भी प्रकार से मान लो कि कोटा वगैरह मिलेगा प्रॉपर तरीके से, ऐसा नहीं है कि मेजोरिटी उसकी वजह से सफर करेंगे। जो जनरल लॉज ऑफ द लैंड है, जो देश के जो कानून है जो कि रिलेटेड है नेशनल इंटरेस्ट से, नेशनल सिक्योरिटी से, सोशल वेलफेयर से, पब्लिक ऑर्डर से, मोरालिटी, हेल्थ, सैनिटेशन, टैक्सेशन, ये सभी के सभी इक्वल तरीके से एप्लीकेबल होंगे, फिर चाहे वो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो जिस प्रकार से वो एलिजिबल होते हैं लाइक इन मेजॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, उसके बाद ये जो अधिकार है इस्टेब्लिश करना और एडमिनिस्टर करना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, जैसे कोई भी अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है, तो ये भी एब्सोल्यूट टर्म्स में एंजॉय नहीं करा जा सकता। यहां पर कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस है इसके ऊपर। यहां पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलकर अपने वहां पर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन की जगह माल एडमिनिस्ट्रेशन करने लग जाओ। रेगुलेटरी मेजर्स लिए जा सकते हैं एक इंस्टीट्यूशन के एजुकेशनल कैरेक्टर को मेंटेन करने के लिए, उसके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, और वहां पर एकेडमिक एक्सीलेंस को इंश्योर करने के लिए कि वहां से पास आउट बच्चे जो हों वो इंसान का रूप ही हो, जानवर या किसी सुअर की औलाद जैसे ना दिखे। ठीक है, उसके बाद देयर कैन बी चेक ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो, एकदम से छापेमारी होकर इंस्पेक्शन वगैरह हो सकती है। ठीक है, विजिलेंस जांच हो सकती है उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की। तो अर्पित ये चीज आपको पता होगा ना कि इमीडिएट कभी कभार जांच हो जाती है किसी किसी मदरसा की जो कि 3rd कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, यानी कि ना ही उन वो रिकॉग्नाइज है स्टेट के द्वारा, ना ही वो किसी भी प्रकार की एड और फंडिंग लेते हैं। तो क्या एकदम से मीडिया वगैरह ये सब ये नहीं पहुंच जाते हैं जैसे बड़ी सारी रिपोर्ट्स आती है, बताओ, है ना। और ऐसे ही बड़े सारे जो क्रिश्चियन मिशनरीज कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशंस होते हैं नॉर्थ ईस्ट वगैरह में, गोवा में, उनके साथ भी ऐसा होता है ना। तो देयर कैन बी चेक्स ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन जब भी नेसेसरी हो, ये इंश्योर करने के लिए कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो हो वो एफिशिएंट हो। और साउंड का मतलब होता है, अगर किसी को नहीं पता तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, साउंड का मतलब होता है
गुड कैरेक्टर या गुड नेचर का, ठीक है, गुड कैरेक्टर या गुड नेचर का, इसका मतलब होता है साउंड, ठीक है। साउंड का मतलब ये नहीं आशिमा की आवाज़ आएगी ओहो हो, ठीक है। ये नहीं है कि वहाँ पर आपको, जैसे आप रिसेस में चीखते थे ना आशिमा, बालकनी से खड़े होकर लड़कों को छेड़ते थे, ये वो वाली साउंड नहीं है, ठीक है। एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के जो नीड्स हैं उसको सर्व करने के लिए क्या वो पर्याप्त, जो उनका बोर्ड है, जो भी उनका जो लोग हैं, क्या वो पर्याप्त मात्रा में इतने अवेलेबल हैं कि वो उसकी नीड्स को सर्व करने के लिए, स्टूडेंट्स की नीड्स को सर्व करने के लिए कुछ मेजर्स जितने लिए जाने चाहिए उतने ले रहे हैं। इन सारी चीज़ों को A to Z, सर के बाल से लेकर पूरे के पूरे पैर के नाखून तक A to Z इनकी इंस्पेक्शन और विजिलेंस जांच हो सकती है। रेगुलेशंस जो भी स्टेट जो भी बनाएगा, ठीक है, वो जनरली स्टूडेंट्स के वेलफेयर से रिलेटेड होगा, टीचर्स के वेलफेयर से रिलेटेड होगा। रेगुलेशंस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी ले डाउन करा जा सकता है रेगुलेशंस के अंदर, और क्वालिफिकेशंस भी कि मिनिमम इतनी क्वालिफिकेशन टीचर्स की, लेक्चरर्स की होनी चाहिए, एज वेल एज जो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ जो है टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के, उनकी सर्विस कंडीशंस क्या होगी, इस चीज़ को स्टेट भली भांति तरीके से डिटरमाइन कर सकता है। रेगुलेशंस इस प्रकार से होनी चाहिए कि एम्प्लॉयज़ को वहाँ पर किसी भी प्रकार से एक्सप्लॉइट ना करा जाए या उनको ऑपरेस ना करा जाए। और जो रेगुलेशंस हैं जो कि प्रिस्क्राइब करेंगे, जैसे कि हमने ऊपर देखा था, उस इंस्टीट्यूशन का सिलेबस और करिकुलम स्टडी से रिलेटेड, वो इन सारी कैटेगरी में फॉलो होना चाहिए कि वहाँ पर सारी चीज़ें एक बैलेंस वे में व्यवस्थित फॉर्म में चलें, चाहे फिर वो टीचर से रिलेटेड हो, एम्प्लॉय से रिलेटेड हो, इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हो, स्कूल स्टूडेंट से रिलेटेड हो, जर्नल कमेटी से रिलेटेड हो, और बच्चों के सिलेबस से रिलेटेड हो, ठीक है। लेकिन ये जो रेगुलेशंस हैं ये आर्टिकल 30 क्लॉज 1 के साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं माना जाए इनको, मतलब ये चीज़ साफ तरीके से लिखी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिपीट भी करा। इतनी रेगुलेशंस को ऐसा ना समझा जाए कि जो आर्टिकल 30 क्लॉज 1 है कि राइट है एजुकेशन माइनॉरिटीज़ का कि वो अपने हिसाब से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं, तो ये राइट ऐसा नहीं है कि ये रेगुलेशंस ऐसी नहीं है कि उस राइट में इंटरफेयर करती हैं, बिल्कुल नहीं करती हैं, बल्कि ये उस राइट को और ज़्यादा अच्छा बनाती हैं। क्योंकि विदाउट रेगुलेशंस कोई भी अगर चीज़ हो तो वो फिर किसी ना किसी प्रकार का एक एनार्की को इन्वाइट कर सकता है, जंगल रूल काइंड ऑफ, जिसमें किसी का भला नहीं होने वाला। उसके बाद कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस और जो क्वालिफिकेशंस हैं जो कि स्टेट के द्वारा प्रिस्क्राइब करी जाए, ठीक है, दे आर सब्जेक्टेड टू सर्टेन कंडीशंस। जो अनएडेड माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं इनके पास फ्रीडम होगी कि वो अपनी मर्जी से टीचर्स और लेक्चरर्स को जो होंगे वो अपॉइंट कर सकते हैं, और उसके लिए एक प्रॉपर तरीके से, ध्यान से सुनना, अभी तक ऊपर से भी ये बात होती थी अपॉइंटमेंट की, इस अपॉइंटमेंट के लिए एक रैशनल तरीके का प्रोसीजर भी, सिलेक्शन प्रोसीजर भी प्रिस्क्राइब करा जा सकता है स्टेट के द्वारा। और इसको कहा जाता है दैट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, माइनॉरिटीज की इस राइट के ऊपर स्टेट जो है वो कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस और क्वालिफिकेशन लगा सकता है कि किस प्रकार से टीचर्स और लेक्चरर्स की नियुक्ति, उनकी भर्ती हो रही है ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, ठीक है। क्या ये फोर्थ वाला पॉइंट सबको समझ में आया? रिपीट करूं कुछ? क्या बताओ, इजी है ना? आगे बढ़े, जल्दी बोलो। नहीं आया समझ में? आ गया ना? उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ एड बाय द स्टेट, जो अगर मान लो कि उनको अगर अभी तक किसी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को वो जो स्टैब्लिश हुआ है, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को करवाने के लिए उन्होंने स्टेट से फंडिंग मांगी, कुछ पैसे मांगे। सरकार को ये लगा इस एजुकेशनल माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को पैसे देते देते हमें ऑलमोस्ट हाफ डिकेड या एक डिकेड हो गया है, 5 साल से 10 साल हो गया है। अगर उसको स्टेट ये डिसाइड करे कि हमें और एक्सटेंड करना है इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, जिसको माइनॉरिटीज रन कर रहे हैं, इसको अगर हमें जो हेल्प देते हैं हम इनको पैसों की फॉर्म में, इंफ्रास्ट्रक्चर की फॉर्म में, अगर इस मदद को अगर हमें एक्सटेंड करना है, तो ऐसा ना समझा जाए कि स्टेट जो है वो फिर उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का नेचर और कैरेक्टर जो है वो पूरी तरीके से ऑल्टर कर देगा। नहीं, स्टेट ये नहीं कर सकता। जो कंडीशंस हैं स्टेट के द्वारा वो सिर्फ तभी लगाए जा सकते हैं, तभी रेगुलेशन फ्रेमवर्क लगाए जा सकते हैं जब
स्टेट को ये लगे कि जो भी हम एड दे रहे हैं, जो भी पैसों की मदद वगैरह दे रहे हैं, क्या वो प्रॉपर तरीके से ये संस्थानें यूज कर भी रही हैं उस पैसों को, या फिर दारू, मूवलियां, चखना, इन सब में उड़ रही है। ठीक है, लेकिन स्टेट को ये ध्यान रखना पड़ेगा इस प्रकार का इंश्योरेंस करवाने से पहले, ये इंश्योर करवाने से पहले कि उनके फंडिंग का, उनके दिए हुए पैसों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, ये कैसे भी उनके आर्टिकल 30 क्लॉज 1 के अंतर्गत जो उनको अधिकार मिल रखे हैं, स्टेट का ऐसा इंटरफेरेंस कभी भी उनके राइट को डाइल्यूट ना करे और एब्रिज ना करे। ठीक है, बस। तो ये हमने दोस्तों फंडामेंटल राइट कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करा, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स विच आर जर्नली रिलेटेड टू माइनॉरिटीज। मैं जर्नली वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि माइनॉरिटीज की डेफिनेशन में सिर्फ माइनॉरिटी ही नहीं आता, देयर इज मेजोरिटी ऑल्सो, लेकिन जहाँ पर सिर्फ माइनॉरिटी की बात होती है डैट इज आर्टिकल 30, और जहाँ पर दोनों की बात होती है डैट इज आर्टिकल 29। क्या आपको ये वाली चीज़ अच्छे से समझ में आई? बताओ, कोई भी दिक्कत है? ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हमारा ये वाला जो फंडामेंटल राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट से रिलेटेड, ये हमारा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर हुआ। थैंक यू।